हेलो एवरीवन। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की ऑडियो लर्निंग जो है वो करने वाले हैं। हम इसको मैं जो भी बोलूँगी वो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। जिन बच्चों ने एक बार ये चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। एंड ये सब चीज़ें समझने के बाद में, सुनने के बाद में आपको किसी भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी रीड करना एंड आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बट कंडीशंस आर कि आपको इस सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंटिवली चीज़ों को जो है वो सुनना है। ऑलराइट, यस। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आई होप यू पीपल आर रेडी विद वॉट एवर नोट्स यू हैव मेड, राइट। तो चलिए अब हम लोग कर देते हैं स्टार्ट फ्रॉम दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सुनिए अब आप मेरी बात को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक टेस्टिस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि टेस्टिस जो है उनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। टेस्टिस का ओरिजिन कैसा होता है बच्चे? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है टेस्टिस का। और टेस्टिस की शेप कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है। ठीक है, एंड आपको मैं ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में है ना, इवन इन द ह्यूमन, जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं एंड वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बट एज इन द केस ऑफ एलिफेंट्स एंड व्हेल, वो अपने टेस्टिस को उनके अंदर ही रखते हैं। एंड बिकॉज ऐसा कैसे हो पाता है? बिकॉज वो अपनी बॉडी का, वो अपने टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने के काबिल है। उनको टेस्टिस को बाहर रखने की जरूरत नहीं है उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वो अपने टेस्टिस को अगर अंदर भी रखेंगे फिर भी वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? यस। तो अगर हम टेस्टिस को देखो बच्चे स्क्रोटम के अंदर रखते हैं, है ना, देखो हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, मेल की बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे 2 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस बोल लो, उससे थोड़ा कम टेम्परेचर जो है वो टेस्टिस का होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी ह्यूमन या मैमल्स की बॉडी के बाहर इसीलिए ही लोकेटेड होते हैं ताकि हम उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में हम उसे कम जो है वो रख पाएं। यही हमारी कोशिश होती है, इसीलिए हमने उसको बाहर रखा है। अगर अंदर ही होती स्क्रोटम जो है वो, टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर ही होती, जैसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सारा अंदर है, वैसे अगर मेल का भी अंदर होता तो वो अपनी टेस्टिस का टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम नहीं कर पाता। जो बॉडी का टेम्परेचर होता वही टेस्टिस का टेम्परेचर होता, और उस टेम्परेचर पर टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर सकती है। टेस्टिस कैन डू स्पर्मेटोजेनेसिस एट अ टेम्परेचर दैट इज 2 or 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ तक समझ में आया? ओके जी। अगर हम मेल बात करें, मेल बेबी की बात करें, तो when that male baby is in the 7th month of pregnancy, it is in the mother's womb, तो उस टाइम पर जो है स्क्रोटम तो बाहर उस टाइम तक खाली होता है। 7th month तक स्क्रोटम इज एम्प्टी एंड इज आउटसाइड द बॉडी। उस स्क्रोटम में टेस्टिस जो है वो 7th month में आती हैं, और कईयों में नहीं भी आती हैं, कईयों में नहीं भी आती हैं। एंड फिर उनके अंदर डॉक्टर्स जो हैं सर्जिकली उन टेस्टिस को जो है डिसेंड करवा लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? टेस्टिस होती हैं हमारे पास में, टेस्टिस होती हैं हमारे पास में स्क्रोटम है। स्क्रोटम में पता है क्या होता है? स्क्रोटम में ना 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, और हर स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस होती है। मतलब एक स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक है और दोनों स्क्रोटल सैक के अंदर एक एक टेस्टिस है। मतलब एक स्क्रोटम के अंदर कितनी टेस्टिस हो गई? 2 टेस्टिस हो गई। कितनी हो गई? 2 टेस्टिस हो गई। ओके जी, आ गया समझ में? ओके, अब आपको ये बात जो है वो समझनी है कि यहाँ पर हमारे पास में जो टेस्टिस होती हैं उनसे हमारी डक्ट निकलती है एपिडिडाइमस। ये आप डायग्राम देखिए NCERT के अंदर,
ठीक है, NCERT के अंदर आप इसकी डायग्राम जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टेस्टिस होती है। मैंने आपको बोला अगर हमारे पास में एक स्क्रॉटम है, उस स्क्रॉटम के अंदर दो स्क्रॉटल सैक्स हैं। कितने स्क्रॉटल सैक्स हैं? दो स्क्रॉटल सैक है, और हर स्क्रॉटल सैक के अंदर जो है एक टेस्टिस है। दैट मींस दो स्क्रॉटल सैक के अंदर कितनी टेस्टिस हुई? दो टेस्टिस हुई। कितने टेस्टिस हुई? मेरे साथ में बोलिए, दो टेस्टिस हुई। और उन दोनों टेस्टिस के अराउंड जो है तीन लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? तीन लेयर्स होती है। दोबारा बोलिए, तीन लेयर्स होती हैं। जो हमारे पास में हमारा स्क्रोटम होता है ना, उसके अंदर जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस में आपको पता है सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, और उन लोब्यूल्स के अंदर जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक टेस्टिस है तो उस टेस्टिस के अंदर ना बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। और उन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है हमारे पास में? उन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास में होता है क्या? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या? जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, ये वाली डायग्राम आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे जी। तो ये हमारे पास में क्या है? ये है हमारी टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस जो है ये बेसिकली ये दोनों टेस्टिस जो है वो एक ही स्क्रॉटल सैक के अंदर होती हैं, जैसे कि ऊपर वाली डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली नहीं दिखाया है, बट एक्चुअल में वो एक ही स्क्रॉटल सैक के अंदर होती हैं। ये एक टेस्टिस है, ये दूसरी टेस्टिस है। ठीक है, ये एक ही स्क्रॉटल सैक के अंदर है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी, पक्का? ओके। और इन टेस्टिस के अंदर ये एक टेस्टिस है, हाँ जी, इसके अंदर 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? लोब्यूल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लोब्यूल्स बोल देते हैं। और लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास में क्या होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा? इस टेस्टिस में क्या होते हैं? 200 to 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। नाउ आई विल आल्सो शो यू सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। See this diagram in front of you, NCERT. This is a seminiferous tubule. इन्होंने seminiferous tubule को मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। ठीक है, एंड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो पड़े होते हैं, और यही स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस मियोसिस कर स्पर्म्स बनाते हैं। तो स्पर्म्स बनाने का जो मतलब एक जड़ी बूटी होती है ना, ऐसे पेरेंट का है, पेरेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अलावा कहीं और स्पर्म जो है वो नहीं बन सकते हैं। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स है, उन कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, और उन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। सिर्फ वही क्यों होती है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए स्पर्मेटोगोनिया होना बहुत जरूरी है, और वो स्पर्मेटोगोनिया हमें वहीं पर ही मिलता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए ये इन्होंने बेटा जी सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखाया हुआ है, तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के आसपास है ना, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, और इस स्पर्मेटोगोनिया से ये क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ। जो बेस पर लाइन होगी वो स्पर्मेटोगोनिया है, जो बनकर निकल चुका है वो क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है, अब जो वो कंपार्टमेंट है, इन्होंने ना बेसिकली कंपार्टमेंट पूरा दिखाया हुआ है। सेमिनिफेरस टिब्यूल तो बस इतनी सी है, ये गोल चक्कर से सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये तीसरी है, ये चौथी है।
ये आसपास डार्क रेड कलर का क्या है, ये है उसके आसपास का फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। चलिए, आई होप अब आपको ये चीज जो है वो बिल्कुल जो है क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे पास में जो टेस्टिस है, उन टेस्टिस के अंदर 200 to 250 कंपार्टमेंट्स हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 2 या 3 होते हैं, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को सराउंड करने वाले हमारे पास में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, एंड ये टेस्टिस को ना बेटा 3 लेयर्स जो है वो कवर करती हैं। कितनी लेयर्स कवर करती हैं, 3 लेयर्स कवर दोस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नॉट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस। देखिए ये हमारे टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस है ना, ध्यान से देखना जरा। हाँ, तो इस टेस्टिस के ना आर पार लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, आर पार लेयर्स होती हैं। तो पहली लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। ठीक है, ट्यूनिका वैजिनैलिस सबसे बाहर वाली होती है, और वो जो सबसे बाहर वाली होती है ना बच्चे, वो पूरी टेस्टिस को कवर नहीं करती है, आधी टेस्टिस को ही कवर करती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो जो हमारा टेस्टिस को आधा ही कवर करती है, पूरा जो है वो कवर नहीं करती है, इनकम्प्लीटली कवर करती है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी, मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको भी क्लैरिटी जो है अच्छे से हो जाए। ये देखिए, आराम से ध्यान से, ये हमारे पास में जैसे टेस्टिस है, ये टेस्टिस ठीक है, इनको कवर करने वाला कौन है, ट्यूनिका वैजिनैलिस। और इनके अंदर ही बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इनके अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने एक बनाई है, बट एक से ज़्यादा भी हो सकती है, चलो एक से ज़्यादा भी बना देते हैं। तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, जो सबसे बाहर है, आउटर है, इनकम्प्लीट है। ये इसको कवर करने वाली को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये मिडल है ये। ये जो कंपार्टमेंट्स है ना, ये उसकी कवरिंग है, मतलब ये कंपार्टमेंट्स को बना रही है। ठीक है, और ये सबसे अंदर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कवर करने वाली भी एक लेयर होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेसिकली किस चीज की बनी, जैसे धागा है, धागा किसका बना है, धागे का बना है। मेम्ब्रेन क्या है, धागा है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या है, जिस चीज का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना हुआ है, उसे हम, उसकी लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वैसिक्युलरिस। इस कंपार्टमेंट की लाइनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इसको हम लोग, बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वैजिनैलिस। So it's vaginalis, it's albuginia, it's vasicularis. I hope it is clear to you people. अब हमें ये बात समझनी है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता क्या है। उससे पहले लेट्स रिवाइज द लेयर। इट्स ट्यूनिका वैजिनैलिस, इट्स ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड इट इज ट्यूनिका वैसिक्युलरिस। वैजिनैलिस जो है सबसे बाहर वाली लेयर है, और वो टेस्टिस को कंप्लीटली कवर नहीं करती है। एल्ब्यूजिनिया जो है वो बेसिकली वो कंपार्टमेंट्स को कवर करती है, और वेसिकुलरिस जो है वो टेस्टिकुलर लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कवर कर रही होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, सबसे बीच में प्रेजेंट है, और बहुत ज्यादा वैस्कुलर होती है। ठीक है, एंड देखो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता क्या है, यहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्म।
क्या बनते हैं? स्पर्म। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक लॉब्यूल के अंदर? 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक लॉब्यूल के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास में होता क्या है बच्चे? यहाँ पर हमारे पास में होता क्या है बच्चे? ध्यान से मेरी बात को तुम सुनना रे मुन्ना रे। एक्चुअल में होता क्या है ना बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से ये हर डक्ट में से ना कुछ हर सेमिनिफेरस, ये बेसिकली हर लॉब्यूल में से ना एक एक डक्ट निकलती है। मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरली तो नहीं बनाई है बिकॉज बहुत हौच-पौच हो जाएगा, ना ही मैंने हर से बनाई है, बट एक्चुअल में हर से होती हैं, हर एक से होती हैं। ठीक है, तो ये होती है बेटा, इन्हें हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, जो कि उन लॉब्यूल से निकल रही होती हैं। एंड ये जो है यहाँ पर कंबाइन हो जाती हैं और इन्हें हम बोलते हैं रटी टेस्टिस। यहाँ पे आके सारी मिल जाती हैं एंड फिर से वो सेपरेट आउट हो जाती हैं एंड हम उन्हें बोलते हैं क्या? हम उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। और ये वासा इफ्रेंशिया जो है वो मिलकर क्या बनाती है? एपिडिडाइमस। क्या बनाती है? एपिडिडाइमस। और ये एपिडिडाइमस फर्दर क्या बनाती है? वास डिफरेंस। समझ आ रहा है बेटा आपको? ये उसकी बेसिकली डक्ट्स है, डक्ट्स है। जैसे कि आप एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारे बीच में कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। एनसीईआरटी ने आपको ट्यूबुलर रेक्टाई नहीं दिखाया है। ट्यूबुलर रेक्टाई बाद में जहाँ पे वो देखो, ये देखो रटी टेस्टिस, ये रटी टेस्टिस है, ये लाइट सा जो पोर्शन है ना, तो ये ट्यूबुलर रेक्टाई देखी, यहाँ पे आगे सारी मिल गई, फिर से सेपरेट आउट हो गई वासा इफ्रेंशिया, फिर से मिल गई एपिडिडाइमस एंड देन फाइनली कंबाइन होकर बाहर निकल गई और हमने इसे बोला वास डिफरेंस। अच्छा, वासा इफ्रेंशिया कितनी होती है? 10 से लेकर 12। एपिडिडाइमस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को, एपिडिडाइमस के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को, दैट मींस इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैप्यूट। और फिर हम आते हैं थोड़ा नीचे, कॉर्पस, ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस, और सबसे नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्डल। यू नो दिस सेशन इज बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार ये चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, ये मैं चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही होती हूँ। नो बच्चे, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑडियो सेशन। मुझे पता है मैं आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ अभी के लिए। यू हैव टू मैनेज विद दिस, ओके? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आई एम श्योर ये फर्स्ट चैप्टर है तो आप लोगों ने एक बार ही तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ओके, बट डोंट वरी, I will also be teaching it in detail once your exams are over. Okay, I will be also teaching it in detail when your exams are over. Okay, then we will be very slowly discuss each and every topic. But you would say that, ma'am, what's the use? Use is there, maybe not for you but for your future generations. But yes, even if you want to take a drop and then prepare for some competitive exam in which biology will come, I will be definitely helping you. But इस बार के लिए for boards, manage with it. आपके बोर्ड्स के बाद में नीट का एग्जाम होगा ना, तो उस ड्यूरेशन में मैं आपको कम से कम 12th वाली बायोलॉजी तो रटवा दूंगी पूरी तरह से, दिन में 2-2 सेशन लेकर। उसमें घबराने वाली कोई भी बात जो है वो नहीं है। बट एज ऑफ नाउ पढ़ो, कोशिश करो, समझ में आ रहा है, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आपको एनसीईआरटी की डायग्राम भी दिखा रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? इसके बाद में मेरे बच्चे हमें पढ़ना है क्या? अच्छा, तो किस तरह से स्पर्म्स फ्लो करेंगे? लॉब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन गए, उन स्पर्म्स कहाँ पे गए? ट्यूबुलर रेक्टाई के अंदर। फिर कहाँ गए? रटी टेस्टिस, ऑन द वे गए ना। फिर कहाँ गए? वासा इफ्रेंशिया। फिर कहाँ गए? एपिडिडाइमस। फिर कहाँ गए? वास डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वास डिफरेंस में चले गए हैं। अब वास डिफरेंस के बाद क्या होता है? वास डिफरेंस के बाद क्या होता है? देखो जरा ध्यान से,
जैसे ये हमारी चली गई है वास डिफरेंस। मैं आपको भी एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई हुई है कि टेस्टिस के थ्रू हमारी वास डिफरेंस जो है वो निकल चुकी है। नीचे से हमारी टेस्टिस के थ्रू जो है वास डिफरेंस जो है वो निकल गई हुई है। ये हमारा स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होंगे, दोनों टेस्टिस में से हमारे पास में हम बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक टेस्टिस के रिस्पेक्ट में बता दे रही हूँ। ये एक स्क्रोटम है, एक स्क्रोटल सैक है ये बेसिकली। ठीक है, मतलब हर स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होते हैं ना। सो एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग हाउ मेनी स्क्रोटल सैक? 1। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। एक स्क्रोटम के अंदर कितने स्क्रोटल सैक होते हैं? टेल मी, क्विक क्विक क्विक। एक स्क्रोटम के अंदर कितने स्क्रोटल सैक होते हैं? एक स्क्रोटम के अंदर हमारे पास में कितने स्क्रोटल सैक होते हैं? 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। हम यहाँ पर एक बारी एक स्क्रोटल सैक की बात करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास में हमारी टेस्टिस है, ये बेसिकली हमारी स्क्रोटल सैक है। अब एक स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस होगा, ये हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस का इनर वाला मैंने आपको सारा बता दिया, किस तरह से हमारी ट्यूबुलर रेक्टाई बनती है, कैसे हमारी वास एफरेंशिया बनती है, कैसे एपिडिडाइमस बनती है, फिर कैसे वास डिफरेंस बनती है। तो अब यहाँ से हमारी एपिडिडाइमस से निकलती हुई वास डिफरेंस जो है वो ऊपर हमारी जा रही है। ये हम एक टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरी टेस्टिस से भी एक वास डिफरेंस जो है वो निकल रही होगी। ठीक है, और ये जिस कैनाल से निकलती है ना, ये एब्डोमेन में जा रही है, इसे हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। ऑडियो सेशन था बट फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये वास डिफरेंस जो है वो ऊपर को निकल जाती है। एंड ये वास डिफरेंस जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है, ये जैसे ही हमारी वास डिफरेंस जो है वो ऊपर जाती है, तो यहाँ पर इसे बेटा जी मिलते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर इनको मिलते हैं बेटा जी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये क्या लगे होते हैं? ये अच्छी नहीं बनी ना? समझ में आ रहा है आपको क्या? ये हमारे पास में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो इनकी जो डक्ट होती है और ये जो वास डिफरेंस वाली डक्ट होती है, ये कंबाइन होकर बनाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये वास डिफरेंस यहां से निकली, ये क्या थी? वास डिफरेंस। ऊपर क्या था? सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट, ये डक्ट और ये डक्ट आपस में मिलकर कहलाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां तक क्लियर है क्या? ये इधर से एक आएगी और इधर हमारे पास में जैसे ये पेनस है, एक सेकेंड, सी हियर नाउ। जैसे ये हमारे पास में ये टेस्टिस हैं, यहाँ से एपिडाइमस थी, यहाँ से वास डिफरेंस जो है निकली। ये वास डिफरेंस और ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट ने मिलकर बनाया इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ये इस यूरेथ्रा में जाकर खुल गई। और यहाँ पर यूरेथ्रा पे एक और ग्लैंड होता है बेटा जी, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके नीचे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये वास डिफरेंस आ रही थी, उस वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जुड़ गया, उसने भी अपनी सिक्रेशन इसमें डाल दी स्पर्म्स के अंदर। फिर रास्ते में ये प्रोस्टेट था, इसने भी
उस सेमिनल वेसिकल प्लस स्पर्म के अंदर अपनी सिक्रेशन भी घुसा दी। अब इसके अंदर क्या है, इस सीमन के अंदर क्या है, प्रोस्टेट की सिक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन है और स्पर्म तो है ही है। तो बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं भाई मैं भी अपनी सिक्रेशन करूंगा, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। तो अब इसकी भी सिक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल की भी है, बल्बो यूरेथ्रल की भी है, प्रोस्टेट की भी है, एंड देन दिस फाइनली कम्स थ्रू द यूरेथ्रा डाउन थ्रू दिस ओपनिंग। पीनस के थ्रू एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, उसके थ्रू ये सारी सिक्रेशन जो है बाहर आ जाती है। टेस्टिस में स्पर्म्स बने, यहाँ से पूरा पास करे, फाइनली वास्ट डिफरेंस में गए, जा रहे थे रास्ते में कहते हैं सेमिनल वेसिकल आता है, अरे यार एक सेकंड रुको मैं भी हूँ। तो ये भी अपनी डक्ट यहाँ पे आके ओपन कर देता है, ये सिक्रेशन और ये सिक्रेशन मिल जाती है। प्रोस्टेट कहते हैं भाई साहब रुको मेरे को भी आना है। वो कहते हैं ठीक है आजा। अब इसकी स्पर्म्स तो थे ही, इसकी सिक्रेशन भी थी, अब इसकी भी आ गई, मतलब सेमिनल वेसिकल की भी थी, अब प्रोस्टेट की भी आ गई। अब आगे जा रहे हैं, रास्ते में कहता है बल्बो यूरेथ्रल छोटा सा है ये भी, कहता है मुझे भी ले जाओ ना भैया, मेरे को भी ले जाओ। तो कहते तू भी आ जा, ये भी अपने सिक्रेशन बीच में घुसा देते हैं, एंड देन फाइनली दिस कम्स आउट थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, it comes down through the urethra. This is called as ejaculation. It is called as ejaculation. Okay. अब एक बार यहाँ देखो, फिर इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसकी एकदम टिप को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और इसके ऊपर की जो स्किन है जिसको अलग से दिखाया हुआ है उसे हम बोलते हैं फोर स्किन। तो आप डायग्राम को अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए, तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लैंस स्किन एंड फोर स्किन। ध्यान से देखिए जरा, I hope it is clearly visible to you now. Yeah, it is. ये जो ऊपर एक अलग सी लाइन करके इन्होंने बनाई हुई है ना, यहाँ पर ये बीच में एक सेपरेशन सी है, ये है फोर स्किन जो से कवर कर रही है। बट ये जो टिप है ना, टिप ये है हमारी ग्लैंस पेनिस, पीनस नॉट पेनिस, पीनस। यहाँ तक आई होप आपको जो है सारी की सारी चीजें जो है एकदम चमक गई हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो, चमका मैम, चमका। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे पास में टेस्टिस का ट्रांसेक्शन था, मतलब मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई है एनसीईआरटी में से सेमिनिफेरस शेड्यूल की, आप भी अपनी डायग्राम देख सकते हैं, अगले ही पेज पर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वो दिखा दी थी। ये रेड कलर की डायग्राम है वो, ये डायग्राम यस, ये डायग्राम। इसमें क्या दिखाया हुआ है उन्होंने, इसमें ये दिखाया हुआ है वो कंपार्टमेंट, जो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स थे वो ये है हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक है, ये दूसरी दिखाई दे रही है, ये तीसरी आधी से दिख रही है, ये चौथी दिख रही है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बेस पर ये कंटिन्यूअसली स्पर्म्स बना रहे हैं, एंड यही स्पर्म्स जो है ये बाहर जा रहे हैं थ्रू वास डिफरेंस। ठीक है, बट इनके आसपास ये डार्क रेड कलर में इन्होंने कुछ फ्लूइड भी दिखाया हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास में होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या होगा, ब्लड वेसल्स, नर्व्स होंगी, और यहाँ पर फ्लूइड के अंदर सेल्स कौन से हैं, लेडिक सेल्स हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल हैं। ठीक है, तब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास में होता है बच्चे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड लेडिक सेल्स। ओके, एंड और जो लेडिक सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास में कौन से सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स होते हैं और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होते हैं। क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये तो हो गई हमारे इंटरस्टिशियल। ये देखो हमारे जो टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट्स है ना 200 to 250, उस एक कंपार्टमेंट की डायग्राम रेड कलर में एनसीईआरटी ने बनाई है। अब उस एक कंपार्टमेंट के अंदर
हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी है और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व्स है और सेल्स के नाम पर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है, क्योंकि वही स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म्स बनाएंगे। बट उन स्पर्म को खाना देने वाला कौन है? इनका होटल कौन सा है? वो है इनके अंदर एक खाने को देने के लिए एक दुकान होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अगर वो दुकान नहीं होगी तो वो स्पर्म्स जितने भी मरेंगे तो वो भूखे ही मर जाएंगे। तो उनको न्यूट्रिशन देने वाला एक सेल होता है सर्टोली सेल। कहाँ पे होता है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए आप, अब जैसे ये अगर मैं बोल देती हूँ कि ये हमारी जो टेस्टिस थी, उस टेस्टिस के अंदर इस तरह से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे, उनमें से अगर एक कंपार्टमेंट को मैं बड़ा कर देती हूँ तो उस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं बेटा जी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। ये स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ एक इनकी मम्मी है जो इनको खाना देती है, सर्टोली सेल है, ठीक है। तो ये क्या है? आसपास का इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 2 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पड़े हुए हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे पास में है स्पर्मेटोगोनिया, एंड यहां पर हमारे पास में है सर्टोली। ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे ना एफिशिएंट नहीं हो पाती चीज़ें नोटबुक पे। वेरी सून हम लोग आपको प्रॉपरली बोर्ड पे भी पढ़ाया करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। एक बार आप ऐसे मैनेज कीजिए। आई एम गिविंग माई बेस्ट, सो आई वॉन्ट यू पीपल ऑल्सो टू गिव योर बेस्ट, है ना। आप लोगों को अगर मेरे से समझ में आ रहा है देन यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू शुड बी टेलिंग मी दैट वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। हो सकता है आपको ये सेशंस उतने अच्छे से समझ में ना आए बिकॉज ये हमें थोड़ा स्पीड में करना है, बट द टाइम व्हेन आई स्टार्ट यू टीचिंग इन डिटेल, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही टाइम का उसमें समय है, तो मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊँगी ना तो आई टीच वेरी स्लोली, इतना स्लोली कि मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब हर एक चीज़ जो है वो क्लास में ही जो है बच्चे को लर्न में करवाने की गारंटी ले लेती हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। मतलब हमें लगता है कि यार सारे टीचर्स ही ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बट व्हेन आई से इट देन आई मीन इट, ओके, यस। तो स्लोली हम लोग ऐसे पहले वील शिफ्ट ऑन टू द राइटिंग पैड एंड देन ऑन द डिजिटल बोर्ड। तो वेरी सून विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स मैं आपको राइटिंग पैड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। तो जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे दैन वी विल मूव ऑन टू द डिजिटल बोर्ड एज पर दी रिक्वायरमेंट, ओके। बट अभी के लिए एडजस्ट लाइक दिट, ओके। समझने की कोशिश करो। आई विल बी टीचिंग यू द एंटायर थिंग, ओके ओके। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया जो है मियोसिस माइटोसिस कर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड जो उनके साथ में सर्टोली सेल्स पड़े हुए थे वो सर्टोली सेल्स क्या अनोखा काम करते हैं? वो सर्टोली सेल्स कुछ सिक्रेशंस दिखाते हैं। कैसी सिक्रेशंस दिखाते हैं? वो सिक्रेशंस दिखाते हैं, वो बेसिकली रिलीज करते हैं, पहली बात तो बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म को मैच्योर करने के लिए क्या फैक्टर की जरूरत है? सबसे पहले तो वही होता है, अच्छा ठीक है। एंड उसके साथ साथ में वो 1-2 और चीजें भी जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के साथ साथ में। वो है हमारे पास में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम होता है, ठीक है। बट उससे पहले
आप लोग जो है इतनी बात समझो कि वो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर जो है रिलीज करता है। और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर का क्या काम होता है, जो भी स्पर्म्स बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू उनको मैच्योर करना ही इसका काम होता है। बट उस स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाने के लिए हमें कुछ स्टिमुलेशन की तो जरूरत होगी ना। बिना किसी स्टिमुलेशन के तो आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो, नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज चाहिए तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट यूजुअली पीपल से हमें एग्जाम क्रैक करना, वो भी एक बात ठीक है, बट नॉलेज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। नॉलेज होगी तो एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, बट नॉलेज नहीं है, रट रटा के सब काम हो रहा है, डजंट मैटर, है ना। आप कर भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, यू वोंट हैव द स्किल्स। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू थिंक एज मच एज यू कैन, आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू कैन। अपने अंदर कोई बात नहीं रखनी डाउट्स को लेकर, कुछ भी मन में आए एक बार डिस्कस कर लो ताकि बाद में पछतावा ना हो। अगर एग्जाम में आ गया फिर मैम जैसे क्वेश्चंस हम सोचते हैं ना वो कभी एग्जाम में नहीं आते। आई एम ऑल्सो लाइक दैट ओनली, बट आई ऑलवेज आस्क समवन एल्डरली, है ना, जो मेरे को लगता है मेरा आंसर दे देगा। सिमिलरली बी वेरी फ्री टू आस्क योर डाउट्स। इवन बायोलॉजी में भी अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे दैट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। आपको बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर डाउट्स आने चाहिए, तभी मतलब है ना उसका कि आप सोच रहे हो। अगर आप सोच नहीं रहे हो तो फिर नहीं आएंगे डाउट्स, यू हैव टू थिंक, ओके या। तो हमारे पास में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन स्पर्मेटोगोनिया में से स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए किसी ना किसी स्टिमुलस की जरूरत होती है। वो स्टिमुलस कहाँ से आता है, वो स्टिमुलस आता है मेरे बच्चे वो स्टिमुलस आता है एक एंड्रोजन के थ्रू। एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से आता है, लेडिक सेल से आता है। अब लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरॉन कब सिक्रीट किया, जब उसको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिग्नल आया। बेसिकली होता क्या है, आई विल टेल यू द सीक्वेंस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH, वो GnRH पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है LH या FSH सिक्रीट करने के लिए। जो LH होता है वो जाता है लेडिक सेल के पास में, लेडिक सेल को बोलता है ओ भाई तेरा टाइम आ गया रिलीज कर, कहता क्या टेस्टोस्टेरॉन यार, तो वो टेस्टोस्टेरॉन को फटाफट रिलीज करता है। वो टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करने के लिए हमारी सर्टोली की सिक्रेशन काम आती है, क्योंकि जब तक वो बाइंड नहीं करेगा तब तक वो किसी ना काम का एंड्रोजन है, तो उसको बाइंड करता है। फिर वो जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से बाइंड हो जाता है फिर वो स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है जाकर कि भाई करो, मैं आ गया हूँ, करो स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं एंड फिर से सर्टोली सेल्स उनकी मदद करते हैं। तो सर्टोली सेल्स ने उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू भी करवाई है, और जब उसने अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म कर ली उसके बाद में उनके स्पर्म्स को सस्टेन भी किया है। कैसे, न्यूट्रिशन देकर। तो न्यूट्रिशन भी दिया है और न्यूट्रिशन के साथ साथ उन्होंने और क्या दिया है, they have given them the nutrition and उनकी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट भी करवाई है। स्टार्ट कैसे करवाई है, टेस्टोस्टेरॉन को एक्टिव कर। जब तक टेस्टोस्टेरॉन एक्टिव नहीं होगा तब तक वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवा सकता। एक्टिव कब होता है, जब उस पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो एक्ट करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंख बंद करके मेरे साथ बोलो, हाइपोथैलेमस से रिलीज करा GnRH, फिर उसने पिट्यूटरी से रिलीज करवाया LH एंड FSH। LH आया लेडिक सेल के पास में जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। लेडिक सेल ने रिलीज करा टेस्टोस्टेरॉन दैट इज एंड्रोजन। जब तक उस पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक्ट नहीं करता तब तक वो किसी ना काम का है। वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालने वाला कौन है, सर्टोली सेल, वन एंड ओनली द मदर ऑफ एवरीवन, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स ने जाके किया आई एम सॉरी, वो सर्टोली सेल्स ने एंड्रोजन को बहुत अच्छा कर दिया बाइंडिंग प्रोटीन लगाकर, ठीक है। अब वो जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया के पास में, स्पर्मेटोगोनिया को बोलेंगे भाई साहब करो, उसने कहा ठीक है हम करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फिर उनके स्पर्म्स बन जाते हैं, उन स्पर्म को सस्टेन करने के लिए सर्टोली सेल्स दोबारा से एक सिक्रेशन करते हैं। कैसे सिक्रेशन करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। और उनको स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे वो मैच्योर हो जाएंगे। उसके साथ साथ में वो उसे न्यूट्रिशन भी देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं।
यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा जी एपिडिडाइमस के बारे में। तो एपिडिडाइमस क्या होता है? एपिडिडाइमस इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ 10 to 12 वासा डिफरेंशिया, ठीक है। एंड एपिडिडाइमस फाइनली जो है वास डिफरेंस में जाकर ओपन हो जाता है। वास डिफरेंस में जाकर क्या हो जाता है बेटा? ओपन हो जाता है, ठीक है। ओके, एपिडिडाइमस का काम क्या होता है? जो भी उसके पास में स्पर्म्स आए हैं उन स्पर्म्स को स्टोर करके रखना। जब तक वो स्पर्म्स का इजैकुलेट होने का टाइम ना आए तब तक उसे स्टोर करके रखने का काम होता है एपिडिडाइमस का। एक बारी मैच्योर तो सर्टोली सेल्स ने कर दिया है, बट फंक्शनली मैच्योर करने वाला कौन है? एपिडिडाइमस है, ठीक है। और जो स्पर्म्स काम के नहीं होते हैं उनका फैगोसाइटोसिस भी यही करता है एपिडिडाइमस। तो सर्टोली सेल्स ने क्या किया था? उसने न्यूट्रिशन दिया था, उनको मैच्योर करा था, बट फंक्शनली मैच्योर नहीं किया था। फिर वो स्पर्म्स आते हैं एपिडिडाइमस के बाद में। एपिडिडाइमस में वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहते हैं। अगर कुछ स्पर्म्स मर जाते हैं तो वो उसको एपिडिडाइमस फैगोसाइटाइज कर देती है, मतलब उसे खा जाते हैं सेल्स एपिडिडाइमस के। एंड उसके साथ साथ में सारे स्पर्म्स का वो फंक्शनल मैचुरेशन भी करवाती है। यहाँ तक सब लोगों को आई होप क्लियर है। वो जो स्पर्म्स बनते हैं उनको वो स्टोर करवाती है। जैसे ही वो स्पर्म्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं उसके बाद में वो उनकी फंक्शनल मैचुरेशन भी करवाती है। उसके बाद में वो phagocytic dead sperm by stereociliated pseudo stratified epithelium, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हैप्पी। एपिडिडाइमस का फंक्शन क्लियर हो गया। स्पर्म आई, उन स्पर्म को वो संभाल कर रखेगी, संभाल कर रखेगी, संभाल कर रखेगी। जैसे कि आप स्कूल सोचो, स्कूल आप हुए, आपका बर्थ हुआ है ना, आपका बर्थ हुआ, आपको आपके घर वालों ने खाना खिलाया है ना, उठने बैठने कितना मैच्योर करा कि तुम उठ जाओ, बैठ जाओ, चुपचाप से थोड़ा बैठना सीख लो, एक जगह पे आपकी सिटिंग हो जाए, है ना, क्योंकि क्लास के अंदर बैठना पड़ता है। तो आपके घर वालों ने आपको उतना सिखा दिया, थोड़ा मोटा सिखा दिया। फिर आपके घर वालों ने आपको भेजा स्कूल में। तो आपका जो घर था इट वॉज लाइक अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच योर मदर वॉज लाइक अ सर्टोली सेल, जो कि आपको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन दे रही थी, है ना। एक बार आपका बर्थ हो गया रिप्रोडक्शन से, है ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, देन योर मदर इज लाइक अ सर्टोली सेल फॉर यू, है ना। न्यूट्रिशन दिया, आपको थोड़ा सा मैच्योर किया, फिर आपको उन्होंने स्कूल में भेज दिया। अब स्कूल वालों ने क्या किया? स्कूल वालों ने आपको वहाँ पे स्टोर करा, मतलब स्टोर नहीं किया, मतलब इट्स जस्ट अ वे टू लर्न। उन्होंने आपको आधे दिन के लिए अपने पास में रखना स्टार्ट किया, है ना, ठीक है, ओके। और आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको फंक्शनल बनाया, आपको कुछ करने लायक बनाना स्टार्ट किया कि आप लाइफ में कुछ कर सको, बड़ा कर सको, देश के लिए कुछ अच्छा कर सको। आपको फंक्शनली मैच्योर करने की कोशिश की। ऐसे ही एपिडिडाइमस भी स्पर्म को मैच्योर करता है, ठीक है। फिर अब जैसे एपिडिडाइमस तो क्या करता है, जो स्पर्म से खराब निकलते हैं उनको डेड कर देता है। वो चीज़ स्कूल में नहीं होती है, बट ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखोगे कि जो फिर बच्चे जो पढ़ते नहीं है स्कूल में जाके उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, उनके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है, उनको डांट लगाई जाती है, उनको स्कूल चेंज करने को बोला जाता है, ऐसे ऐसे चीज़ें बोली जाती है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर टीचर शुड बी मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स जो है वो तब नहीं पढ़ना चाहते हैं जब उन्हें पढ़ाने वाला सही नहीं होता। अगर उनको ऐसा कोई टीचर मिल जाए जो उनके हिसाब से पढ़ाए, उनके तौर तरीकों से पढ़ाए, जैसा वो पढ़ना चाहते हैं वैसा पढ़ाए, टॉपिक को जैसे समझाए, वो बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा यार। पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है, पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है वो, है ना, ठीक है, ओके। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको मेरे से पढ़कर बायोलॉजी ईजी लगे। ये तो फिर भी मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ, ऑडियो लर्निंग है, बट जब हम डिटेल में बातें करेंगे ना, सुकून मिलेगा तुम्हें चैप्टर पढ़ के, ठीक है। छोटे छोटे डाउट्स आई विल टेक एट दैट टाइम, बट एक बार ही हम इसको ऑडियो से कर रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज क्लियर है, फंक्शनल मैचुरेशन क्लियर है, फैगोसिटिक डेड स्पर्म, ठीक है, ये भी क्लियर है, ओके। अब उसके बाद में जो है कहाँ चले गए स्पर्म्स? वास डिफरेंस के पास में चले गए। वहां पर वास डिफरेंस का काम क्या है? एपिडिडाइमस से उसको वहां तक ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्टेशन है। एपिडिडाइमस का काम क्या था? स्टोर करना। वास डिफरेंस का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट करना, जो फंक्शनली मैच्योर होकर आए हैं स्पर्म्स कुछ टाइम के लिए वहां पर स्टोर्ड रहे हैं, अब उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो हमारा वास्ट डिफरेंस का है। वास्ट डिफरेंस फाइनली कहाँ पे जाके ट्रांसफर करके आता है, यूरेथ्रा के अंदर जाकर ट्रांसफर करके आता है। कहाँ पे ट्रांसफर करके आता है, यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफर करके आता है। ओहो ओके ओके ओके। और यूरेथ्रा में भी ना बच्चे हमारे पास में होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इफ आई कुड show you in the NCERT, wait, let me see. Okay, we can show you. देखिए, सो ये आपके प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, तो इतने रीजन को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और ये वाला, ये सबसे बड़ा, ये कवरिंग के अंदर वाले को हम बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, और इन दोनों के बीच में जिसके अराउंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एक बारी और, ये पूरा यूरेथ्रा है। जो बल्बो यूरेथ्रल मतलब बल्बो यूरेथ्रा नहीं, प्रोस्टेट, जिस यूरेथ्रा के आसपास प्रोस्टेट ग्लैंड दिखता है उसे हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। समझ में आया, हाँ जी आया। उसके बाद में सबसे नीचे वाला होता है पिनाइल यूरेथ्रा, और ये जो छोटा सा रीजन बीच में बचा उसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा उसकी कवरिंग्स के बारे में कि यूरेथ्रा के अराउंड या पीनस की कैसी कैसी कवरिंग्स होती हैं, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, ओके। तो बेटा होता क्या है ना, पीनस के अराउंड ना दो तरह की कवरिंग्स होती हैं। पहला होता है कॉर्पस कैवर्नोसम और दूसरा होता है हमारे पास में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यू नो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ द पेन। This is how a penis will look like. I'll show you it with the help of the pens, you know. This is the pens that I'm taking. इस तरह से कुछ, you know, कुछ इस तरह से, you know, wait, I'll show you. You know, somewhat like this, okay, like this. ठीक है, okay, is it clear to you people now? Okay, now see carefully, एक second. Oh, I am just not able to set my camera. Okay, so now what I was trying to show you with the help of this, you know, this is what is the, you would say this is the portion which is going to go further and form the glans penis. This is the basically penis. This is the penis. Okay, so this is the basically it is the single. This is single. Red वाला is single. ठीक है, ये है हमारा बच्चे यूरेथ्रा। Penis is not just urethra. I will show you what it is. This is a urethra. इस यूरेथ्रा के अराउंड एक कवरिंग होती है हमारे पास में, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है जो इरेक्ट हो सकता है, जो इरेक्शन शो करता है, एंड इरेक्शन की वजह से ही इजैकुलेशन जो है होता है। तो ये हमारा है बच्चे जी, ये है एक सिंगल होता है, एक ही होता है। ये बेसिकली ये जैसे पेन की निब मान लो आप, ये पेन की निब जो है ये इसके अंदर जो हमारे होता है रिफिल होती है, उसे हम मान लेते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के अराउंड इस कवरिंग को हम बोल रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये वेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं, जैसे अगर ये हमारे पास में पूरा यूरेथ्रा है ना, ये हमारे पास में अगर ये हमारे पास में पूरा यूरेथ्रा है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेड वाला है ये बिल्कुल ही इस सरफेस के साथ में लगा, मतलब प्रॉपरली वेंट्रल नहीं है, बट यस इनके कंपैरिजन में ये आगे है, तो ये हमारा क्या है, मिड वेंट्रल है। क्या है, मिड वेंट्रल है। ठीक है, एंड यही जो है आगे जाकर ग्लैंड्स पेनिस की फॉर्मेशन जो है वो करता है। ठीक है, एंड इनके पीछे ये दो ये बेसिकली होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। ये प्रेजेंट होते हैं
ब्लड वेसल्स के अराउंड, और यूरेथ्रा और इन ब्लड वेसल्स, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं पीनस। क्या बोलते हैं? पीनस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई विल शो यू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पीनस बाय ड्राइंग इट। Wait, let me take out a notebook, then I will explain you. So for example, how are we seeing it? I will show you. Like for example, this is the penis. This is the penis. I'm cutting it from here. I'm cutting it from here and then I'm seeing. Are you able to understand? How should I explain you? Like for example, this is the penis. This is the penis. Okay. I'm gonna open it. Basically, I'm gonna cut it from here. I'm gonna cut it from here, and then I'm going to see that ये यहाँ से अंदर से कैसी दिखती है. क्रॉस सेक्शन. एब्सोल्युटली. तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दैट कि हमारे पास में या इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ये एक चीज़ आगे होगी और ये दो पीछे होंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में इसके अंदर से यहाँ से क्या आ रहा है, ये है यूरेथ्रा. अंदर तक है, अंदर तक. आपको पता ना मैंने कैसे कट किया है? यूरेथ्रा है. जैसे कि अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो इसके अंदर ये रिफिल है. ये क्या है? रिफिल है. तो आपको रिफिल का सिर्फ ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरह से यूरेथ्रा का भी सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है. वैसे तो यूरेथ्रा अंदर तक है ना जी? हाँ जी. तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा. तो इस यूरेथ्रा को कवर करने वाला कौन है? मतलब कि अगर आप मान लीजिए इसको कवर करने, जैसे आप इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं बेटा जी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. Corpus spongiosum, is it an erectile tissue? Definitely it is. Definitely it is an erectile tissue. Okay, that means it is an erectile tissue. Definitely it is an erectile tissue. ये क्या होता है बच्चे? ये किसके अराउंड प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बच्चे, it is present around urethra. It is mid-ventral. What is the meaning of mid-ventral here? Mid-ventral simply means कि ऐसा नहीं है कि properly यहाँ पर located है, यहाँ एकदम ventral नहीं है. Mid-ventral means इन दोनों के कंपैरिजन में तो आगे है, बट मिड में. ऐसा तो नहीं है इसकी और इसकी मिड में बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड, तो इट्स मिड-वेंट्रल. ठीक है. Extends to form glans penis. Glans penis क्या बेटा? Tip of the penis. मतलब यही सबसे आगे को एक्सटेंड हो रही होती है, जैसे कि शोड यू विद द हेल्प ऑफ द पेन्स ना. सो ये अगर आपका है ना बच्चे, ये आपका ये वेंट्रल वाला पोर्शन है, ये रेड वाला वेंट्रल वाला है, तो ये यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे, बट ये थोड़ा आगे तक जाएगा. ये वाला थोड़ा आगे तक जाएगा, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा. अच्छा, अब हम इन दोनों के बारे में बात कर लें. ये हमारा होता है बच्चे कॉर्पस कैवर्नोसम. I'm not sure about the spellings here, I will confirm. इसके अंदर हमारे पास में होती हैं like it is present around the blood vessels and this is also an erectile tissue. It is a dorsal in position. बस आपको इतना ही जानना है इन कवरिंग्स के बारे में, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बारे में. आपको इतनी ही चीज़ जो है वो जाननी है, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है. अब इसके बाद में हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन. ठीक है, तो इरेक्शन कैसे होती है? जैसे कि एक सेकेंड ध्यान से सुनिएगा. अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें हमारे पास में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना बेटा हमारे पास में होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट
Parasympathetic nervous system, it is activated when the person is relaxed. When the person is relaxed, at that point of time, parasympathetic nervous system is activated. Like for example, if you're sitting right now on your chair and you are not running as such, you're simply sitting on your chair listening to the session, that means you are in very much relaxed state. So at the time of the sexual desire, when the person is in the very normal state, right, parasympathetic state, so that would stimulate the secretion of nitric oxide in the penis. तो penis के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे there is a sexual desire, so there will be the secretion of the there would be the secretion of the nitric oxide in the penis. उससे क्या होगा, the muscles of your penis, they will relax and the blood vessels will start to dilate. Okay, so at the time of the sexual desire there would be secretion of nitric oxide in the tissue of penis. उसकी वजह से क्या होगा, penis will relax and the blood vessels के अंदर blood का flow जो है वो increase हो जाएगा. ठीक है जी. ओके, उससे होगा क्या, penis will show erection. ठीक है, and erection will help in ejaculation. So once the erection has taken place, then it is the sympathetic nervous system, then that is the sympathetic nervous system, then the muscles will start, after the erection has taken place, then the muscles will start to contract. That is epididymis की muscles, vas deferens की muscles, they will start to contract and erection के बाद में immediately ejaculation हो जाएगा. Parasympathetic nervous system में erection is going to happen and sympathetic nervous system में ejaculation is going to happen. There is one erection and there is one ejaculation. Erection happens during the parasympathetic nervous system and ejaculation happens during the sympathetic nervous system. Urination जो है और स्पर्म इजैकुलेशन जो है वो एक टाइम पर नहीं हो सकती है. क्यों? क्योंकि यूरिनेशन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है एंड इजैकुलेशन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है. Now what if the person has urges to ejaculate and urinate at the same time? You know, first the person will urinate. First the parasympathetic nervous system का काम होगा. After that, you know, there will be erection and then ejaculation. Both things can't happen together. Okay? Great. So this was all about the erection and then the ejaculation. अभी हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सीमन के बारे में थोड़ा सा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि सीमन के अंदर हमारे पास में एक तो होते हैं स्पर्म्स, उसके साथ में वी हैव सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है बेटा उसकी सिक्रेशन जो है वो थोड़ी सी अल्कलाइन होती है. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की जो सिक्रेशन होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी अल्कलाइन होती है. दैट इज अ pH इज इक्वल टू मोर देन 7, नॉट वेरी मच मोर देन 7, बिटवीन 7 to 8. ओके, एंड इसकी सिक्रेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा. तो सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन में हमें मिलता है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज, यू नो, fructose. Okay, so when there is any rape case na, so then it is checked है ना, if there is any fructose that is present in the girl's body, so that is basically indication of like if you know rape has happened or not. Okay, so that fructose is basically a sign of that thing. Okay, so because female की body cannot produce fructose, it is the male का sperm only, you know, female secretions cannot have fructose, only males की secretion they have fructose. So if there is a fructose found in the tract of the female's body, then it is sure that rape has happened, right? Is not wrong. तो वो सच है वो, ठीक है. एंड उसके साथ में सेमिनल वेसिकल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. कॉन्ट्रैक्शंस क्यों करवानी है, स्पर्म्स को बाहर नहीं जाना. ओके ओके, एक बार ये स्पर्म बाहर आ जाता है ना, तो ये ना एक फिब्रिनोजन रिलीज करते हैं. उससे होता है कि स्पर्म्स जो है वो ना वो क्लोटेड रहते हैं. क्या रहते हैं, क्लोटेड रहते हैं, एक जगह पर जुड़े रहते हैं, ऐसे फैलते नहीं हैं. ठीक है, तो ये सब काम क्या है, सेमिनल वेसिकल का है. और प्रोस्टेट ग्लैंड ऑन द अदर हैंड कंस्टिट्यूट 20 to 25% ऑफ द सीमन.
ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है फिब्रिनोलाइसिन। ये उन जुड़े हुए सीमन को, जुड़े हुए स्पर्म्स को तोड़ता है। जैसी प्रोस्टेट की सिक्रेशन होती है तो वो फिब्रिनोजन खत्म हो जाता है एंड फिब्रिनोलिसिन जो है एक्टिव हो जाता है, मींस जो स्पर्म आपस में जुड़े हुए थे वो फिर से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में इसके पास में सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन भी होता है। सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन क्या करता है, अगर इसमें कोई एंटीबायोटिक है तो उसको मार देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। एक बार मेरे साथ में दोहराओ, सेमिनल वेसाइकल कितना सीमन कंस्टिट्यूट करता है, 60 to 70% कंस्टिट्यूट करता है। क्या ये अल्कलाइन होता है? बिल्कुल होता है। कितना पीएच होता है इसका? 7.4 पीएच होता है। प्रोस्टेट का कितना पीएच होता है? 6.5 पीएच होता है। कितना वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है वो? 20 to 25% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, ओके। सेमिनल वेसाइकल की सिक्रेशन में क्या क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिल जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन मिल जाता है, फिब्रिनोजन मिल जाता है, और प्रोस्टेट में क्या मिलता है? वी गेट सिट्रिक एसिड मिल जाता है हमें, और सिट्रिक एसिड के साथ साथ में हमें कुछ सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन एंड फिब्रिनोलाइसिन जो है वो मिल जाते हैं। इधर फ्रक्टोज, इधर सिट्रिक एसिड, इधर फिब्रिनोजन, इधर फिब्रिनोलाइसिन, इधर हमारे पास में होता है बच्चे प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इधर हमारे पास में होता है सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन। इज दैट क्लियर बच्चे? एंड सबसे नीचे हमारे पास में होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करते हैं? ड्यूरिंग द टाइम लाइक व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल अराउजल ना, तो ये एक अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट कर देते हैं, जिससे होता क्या है, जो भी यूरिन प्रेजेंट होता है, यूरिन जो प्रेजेंट होता है बिफोर द इजैकुलेशन, बल्बोयूरेथ्रल अपना सिक्रेशन कर देते हैं, ताकि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में आसपास कोई यूरिन लगा हुआ है, ऑफ कोर्स यूरिन हो सकता है ना, बिकॉज देयर इज द सेम ट्रैक्ट, तो उस यूरिन का जो एसिडिक नेचर था उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि अगर स्पर्म्स आए तो उन्हें नुकसान ना हो जाए, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो एसिडिक मीडियम में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, दे नीड बेसिक मीडियम फॉर दैट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि स्पर्म्स के आने से पहले भी एक सिक्रेशन होती है लिक्विड टाइप की। वो लिक्विड क्या होता है? दैट इज अ सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि आपके पीनस में जो अगर यूरिन था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है। ठीक है, ओके। तो सीमन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? कितना सीमन रिलीज होता है एट द वन इजैकुलेशन? 2.5 मिलीलीटर से लेकर 5 मिलीलीटर तक लेकर। एक हेल्दी सीमन है, मतलब जो रिप्रोडक्शन करवाने के केपेबल है, उसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। लेकिन अगर मेल की कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू हैव देयर चिल्ड्रन, सो दैट इज मे बी देयर इज अ फॉल्ट ऑफ, उसमें मेल की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है उनमें जो सीमन है वो 2.5 से 5 मिलीलीटर तक नहीं है, और मे बी उनके सीमन के अंदर स्पर्म्स जो है वो 200 to 300 मिलियन नहीं है। और चलो अगर है भी तो एक और कंडीशन है, 60% स्पर्म्स के पास में नॉर्मल शेप होना चाहिए एंड साइज होना चाहिए, एंड उन 60% में से एटलीस्ट 40% के पास में एकदम रफ्तार होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, एकदम हिम्मत होनी चाहिए दौड़ लगाने की। ठीक है, तो सीमन के अंदर हमारे पास में तीन तरह की सिक्रेशंस होती हैं। कैसी सिक्रेशंस होती हैं? तीन तरह की होती हैं। पहली हम बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड के बारे में। वो क्या सिक्रेट करता है? पहली बात, इट कंस्टिट्यूट द 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमन। On the other hand, prostate gland constitutes the 20 to 25% of the volume of the semen. Seminal vesicle, it is basically alkaline है वो थोड़ा सा, और वो acidic है, prostate gland जो है थोड़ा सा acidic होता है। एंड उसके साथ में जो सेमिनल वेसाइकल की सिक्रेशन क्या होती है? इट इज अ फिब्रिनोजन, इट इज अ फ्रक्टोज, इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड ऑन द अदर हैंड प्रोस्टेट की सिक्रेशंस क्या होती हैं? सिट्रिक एसिड, सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन, एंड देयर इज अ फिब्रिनोलाइसिन। ओके। सीमन का ओवरऑल कैसा होता है? इट इज 7.2 to 7.7। अब आप लोग पूछोगे कि मैम मेरी बात सुनो, सेमिनल वेसाइकल वाज अल्कलाइन, secretion was alkaline, and prostate का secretion was acidic, then why it is basic only and why not acidic? Just see on one more factor, seminal vesicle का मोर सिक्रेशन होता है इन कंपैरिजन टू प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल जो है वो 60 to 70% होता है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओनली 20 to 25%। तो यू सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट इट इज प्रोस्टेट का सिक्रेशन इज ऑलमोस्ट लेस देन हाफ ऑफ द सेमिनल साइकिल। तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा है उसका प्रॉपर्टी भी जो है वो डोमिनेट करेगा ही करेगा। क्या करेगा? प्रॉपर्टी भी डोमिनेट जो है वो करेगा ही करेगा। अब आप देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो यस,